अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत है तो कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, और लास्ट में वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आइए राजनीतिक दलों के बारे में इन बिंदुओं के अंतर्गत जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानें कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, कैसे हम परिभाषित करेंगे राजनीतिक दल को। तो हम राजनीतिक दल के बारे में कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर जनहित में नीतियाँ और कार्यक्रम इनके द्वारा बनाए जाते हैं। राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से होते हैं: नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। यानी ये 3 मुख्य मेजर कंपोनेंट हैं: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स। तो इस प्रकार स्पष्ट है, हम राजनीतिक दल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि राजनीतिक दल एक संगठित समूह जिसमें नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और इनका उद्देश्य जनहित में कार्य करना होता है। ऐसे संगठित समूह को राजनीतिक दल कह सकते हैं। अब हम बात करें कि राजनीतिक दल क्या काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, कंटेस्ट इलेक्शंस, चुनाव में भाग लेना इनका मुख्य काम। दूसरा है कि राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को मतदाताओं के सामने रखते हैं। चुनाव में राजनीतिक दल मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि अगर हम सत्ता में आए तो आपके लिए क्या क्या करेंगे। सारी नीतियां, तमाम कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं, जिससे मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम वाले राजनीतिक दल को वोट देती है या चुनती है। तो वोटर चूज फ्रॉम दीज पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। चुने जाने पर राजनीतिक दल व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनते हैं, जिसका काम है कानून बनाना। अतः राजनीतिक दल कानून निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। मेकिंग लॉज और टू लेजिस्लेट इज द अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को मेजॉरिटी यानी बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का निर्माण करता है। अतः सरकार बनाना और चलाना भी राजनीतिक दल का ही मुख्य काम है। फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। इसके अलावा जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत नहीं मिलता वह विपक्ष में बैठता है, जो सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करते हैं। अतः विपक्ष की भूमिका भी राजनीतिक दलों द्वारा निभाई जाती है। रोल ऑफ अपोजिशन। जनमत निर्माण, शेप पब्लिक ओपिनियन, इसमें भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। सड़क से संसद तक लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा एक राय रखी जाती है और इससे जनमत का निर्माण होता है। दे शेप द पब्लिक ओपिनियन। राजनीतिक दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। Political parties provide people access to government machinery and welfare schemes। तो इस प्रकार स्पष्ट है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से लेकर सरकार बनाने तक, विपक्ष में बैठने से लेकर कानून बनाने तक तमाम भूमिकाएं निभाते हैं, और लोकतंत्र में जनता के मुद्दे उठाना और जन कल्याण करना जैसे महत्वपूर्ण काम राजनीतिक दलों द्वारा किए जाते हैं।
अब हम बात करें कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटी। अभी हमने जो कार्य पढ़े उनको करने के लिए राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है, सीधी सी बात है। तो क्या यह काम बिना राजनीतिक दलों के नहीं हो सकता? आप सोच कर देखें, राजनीतिक दलों के बिना क्या स्थिति होगी, आप इमेजिन करें। अगर राजनीतिक दल नहीं हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे। कई बार चुनावों में हम देखते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर आते भी हैं, लेकिन यहाँ एक बात हम कर रहे हैं कि सारे उम्मीदवार अगर निर्दलीय हों तो क्या होगा? तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव यानी मेजर पॉलिसी चेंजेस इनके बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। कोई नीति या कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि सभी स्वतंत्र हैं तो उनकी सोच अपने क्षेत्र तक सीमित रहेगी। बड़े नीतिगत बदलावों के बारे में वो न तो वायदे करेंगे न सोचेंगे। दूसरा कि सारे निर्दलीय उम्मीदवार अगर जीत कर आते हैं तो वो सारे कहेंगे कि हम सरकार बनाएंगे, विपक्ष में कोई नहीं बैठेगा, तो सरकार बनाना ही कठिन हो जाएगा। सरकार बन भी जाए तो इसकी उपयोगिता संदिग्ध हो जाएगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही काम के प्रति जवाबदेह रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? यानी प्रदेश के विकास की क्या नीति हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। वो तो केवल अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित हैं, उनके प्रति उनकी जवाबदेही है। तो ऐसे में देश प्रदेश के विकास के काम पीछे छूट जाएंगे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र को लागू कर पाना ही संभव नहीं होगा। राजनीतिक दल लोकतंत्र को लागू करने का माध्यम उपलब्ध कराते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में सरकार का समर्थन करने, सरकार पर अंकुश रखने, नीतियां बनाने, नीतियों का समर्थन या विरोध करने जैसे तमाम कामों को करने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है, राजनीतिक दल लोकतंत्र को लागू करने की ज़रूरी शर्त है। इसके बिना लोकतंत्र लागू कर पाना ही मुश्किल होगा। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र को लागू कर पाना बड़ा कठिन काम, मुश्किल। तो स्पष्ट है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? एक राजनीतिक दल, दो राजनीतिक दल या बहुत सारे राजनीतिक दल? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने राजनीतिक दलों का होना अच्छा है। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव? कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। ऐसी व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC को ही शासन चलाने की अनुमति है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था में जनता को चुनाव में एक ही दल को चुनना है, कोई विकल्प ही नहीं है। अतः एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं है उसको चुनने के अलावा। दूसरा कि कुछ देशों में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी दो दल पाए जाते हैं। वहाँ अनेक पार्टियाँ हो सकती हैं, चुनाव भी लड़ती हैं, लेकिन सरकार बनाने में सिर्फ दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों की भूमिका होती है, टू मेन या टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये दो पार्टियां ही प्रबल दावेदार होती हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका और ब्रिटेन में देख लें। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दो मुख्य पार्टियां हैं। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दो प्रमुख पार्टियां हैं। तो सरकार ले दे करके कभी एक दल की तो कभी दूसरे की, इनमें से ही बनती है। अब तीसरे टाइप की व्यवस्था की बात करें। कुछ देशों में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, यानी मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ या मल्टी पार्टी सिस्टम। उदाहरण के लिए भारत में ही देख लें, बहुत सी पार्टियां हैं। अब हम यह देखें कि इनमें से कौन सी व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बेहतर है। विश्लेषण करते हैं।
तो एक दलीय व्यवस्था को तो अच्छा विकल्प नहीं मानते, क्योंकि इसमें जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो ऐसे में एक दलीय व्यवस्था को तो हम खारिज कर देंगे कि लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। अब रही बात द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था की, तो इन दोनों व्यवस्थाओं के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, इनके क्या लाभ हैं क्या नुकसान, तब हम तय कर पाने की स्थिति में होंगे कि इनमें से कौन सा बेहतर सिस्टम होता है, 2 मैन पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। पहले हम द्विदलीय व्यवस्था के बारे में देखें तो इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो इनके लाभ में हम बात करें, 2 दलीय व्यवस्था में एक दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा, स्थिर सरकार बनेगी, ये इसके लाभ हम कह सकते हैं। और नुकसान अगर देखें तो जनता के पास केवल 2 ही विकल्प हैं, 2 में से ही किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो बारी बारी से बदल बदल करके इसमें से सरकार बनती रहेगी, तो जनता के पास कम विकल्प रहेंगे, ये हम इसके नुकसान में कह सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जितने विकल्प हों उतना ही ज़्यादा बेहतर, लेकिन इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और स्टेबिलिटी रहती है। अब हम बहुदलीय व्यवस्था के बारे में देखें, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इसके लाभ की बात करें तो इसमें जनता के पास बहुत से विकल्प उपलब्ध रहते हैं, मल्टी पार्टीज़ हैं, बहुत से ऑप्शन हैं, किसी को भी चुने, एक पसंद नहीं है दूसरा पसंद नहीं है तीसरा, ऐसे बहुत से विकल्प उम्मीदवार रहेंगे। इसके नुकसान की बात करें तो ज़्यादा दल होने से ज़्यादा घालमेल होती है, कई बार किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, अतः गठबंधन सरकारें बनती हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं, कमज़ोर होती हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है आदि ऐसे नुकसान इसके साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था के अपने अपने लाभ हैं और अपने अपने नुकसान। इन दोनों में से कौन सी प्रणाली बेहतर है, ये फैसला करना इन दोनों के लाभ नुकसान देख करके ही तय किया जा सकता है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी देश के हाथ में नहीं है, यह एक लंबे दौर के कामकाज के परिणाम स्वरूप खुद ही विकसित होते हैं, और समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, इन सभी चीज़ों की अपनी भूमिका होती है। हर मुल्क और हर स्थिति में एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं और वो व्यवस्थाएं वहाँ के राजनीतिक सिस्टम से स्वतः ही विकसित होती हैं। भारत की बात करें तो यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, तो इसका कारण है कि इतने बड़े देश में इतनी सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को देखते हुए यह मुश्किल है कि इसे एक या 2 पार्टियों द्वारा ही प्रतिनिधित्व मिले। यही राजनीतिक विविधता भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के चलते कई बार पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, अतः सरकार बनाने के लिए पार्टियां आपस में हाथ मिला लेती हैं, समझौता कर लेती हैं। इसे गठबंधन या मोर्चा, कोलिशन कहा जा सकता है। 2004 के संसदीय चुनाव के आधार पर भारत में 3 प्रमुख गठबंधन हैं। एक है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, बीजेपी समर्थित विभिन्न पार्टियों का गठबंधन है ये। दूसरा मुख्य गठबंधन है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए। इसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य घटक है और इससे मिलती जुलती विचारधारा की पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं। और तीसरा एक गठबंधन है वाम मोर्चा, लेफ्ट फ्रंट। इसमें साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टियां आती हैं, जैसे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी आदि ये पार्टियां आती हैं। केंद्र में अभी वर्तमान मोदी सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। हालांकि एनडीए गठबंधन है, लेकिन फुल मेजॉरिटी अकेली सिंगल पार्टी बीजेपी को प्राप्त है। इससे पहले 2014 के संसदीय चुनाव में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। तो 2014 से पहले 1990 के दशक तक हम देखें तो लगातार गठबंधन सरकारों का दौर रहा है, कभी यूपीए तो कभी एनडीए गठबंधन की सरकार सत्ता में रही है। तो भारत में इस प्रकार बहुदलीय व्यवस्था के चलते गठबंधन का दौर भी हमने देखा है।
भारतीय राजनीतिक दल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में हम बात करें कि भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। बहुत से राजनीतिक दल पाए जाते हैं। देश की हर एक पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सब पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करता है, इन्हें चुनाव चिन्ह देता है, जिनका प्रयोग पार्टी अपने अधिकृत उम्मीदवारों को चुनाव में उतारते समय करती है। भारत में राजनीतिक दलों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल लेवल की होती हैं, और दूसरा प्रांतीय राजनीतिक दल यानी स्टेट पार्टीज, जो एक प्रांत तक सीमित होकर अपना कामकाज करती हैं। कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा और कौन सा प्रांतीय, इस बाबत चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हुए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव यानी स्टेट असेंबली इलेक्शन में पड़े कुल मतों का 6% या इससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, यानी 2 MLA होने चाहिए उनके, तो उसे प्रांतीय राजनीतिक दल यानी स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता दी जाती है। कौन देता है? चुनाव आयोग। अगर कोई दल लोकसभा में यानी पार्लियामेंट इलेक्शन में कुल पड़े मतों का अथवा 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, यानी 4 MP अगर हैं उनके, तो उससे राष्ट्रीय दल नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है भारत में कौन सा राजनीतिक दल प्रांतीय राजनीतिक दल होगा और कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा। चुनाव आयोग ने नियम बना रखे हैं। यह चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज़ की परफॉर्मेंस के अनुसार तय होता है और प्रत्येक चुनाव के बाद कैसा प्रदर्शन रहा है राजनीतिक दल का, इसके अनुसार स्थिति बदलती रहती है। यानी पॉलिटिकल पार्टी जैसा परफॉर्म करेंगी इसी के अनुसार उसका स्टेटस होगा, प्रांतीय या राष्ट्रीय। पहले हम भारत में पाए जाने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी लें। इसके लिए ज़रूरी कंडीशन है, पढ़ चुके हम कि भाई लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों का 6% वोट अथवा 4 प्रांतों के विधानसभा चुनाव में कुल पोल हुए वोटों का 6% और प्लस 4 MP की सीट होनी चाहिए। 2019 की 17वीं लोकसभा के चुनाव पर एक नज़र डाल लेते हैं, मुख्य राजनीतिक दलों की क्या परफॉर्मेंस रही है। स्क्रीन पर आप ये जो देख रहे हैं ये 2019 के 17वीं लोकसभा के चुनाव के बाद की स्थिति है कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीट्स मिली हैं। एक एक करके इन मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में जानकारी लेते हैं हम कि इनकी स्थापना कब हुई है, इनकी विचारधारा आइडियोलॉजी क्या है और वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है। तो आइए जानते हैं भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत और दुनिया की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है ये। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। एक रिटायर्ड ब्रिटिश ICS ऑफिसर A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिस्ट्री में भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी। आज़ादी के बाद लंबे समय तक केंद्र और विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यानी सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आइडियोलॉजी की बात करें तो पाते हैं कि यह दल अपने वैचारिक रुझान में मध्य मार्गी है, यानी न वामपंथी है न दक्षिणपंथी, एक बीच का मार्ग इन्होंने अपनाया है। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों यानी माइनॉरिटीज़ के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। देश में 1991 में कांग्रेस पार्टी ने नई आर्थिक नीति लागू की थी
नरसिम्हा राव सरकार द्वारा ये लागू की गई थी जब देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। तो इस नई आर्थिक नीति के 3 मुख्य घटक रहे हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज भी ये नीतियाँ सरकार द्वारा जारी हैं। साथ ही गरीबों के हितों के प्रति भी सचेत है, यानी नई आर्थिक नीति का कमज़ोर वर्गों पर क्या असर पड़ेगा, इस बात का भी इन्होंने ख्याल रखा। वर्तमान समय में श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में 51 सीट्स के साथ ये मुख्य विपक्षी पार्टी है, अपोजिशन में बैठी है। चुनाव चिन्ह है इनका हाथ का निशान। अब हम बात करें दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। चुनाव चिन्ह है कमल का निशान। पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। पार्टी की विचारधारा की बात करें तो यह भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य रखती है। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व इसका एक मुख्य एजेंडा है। बीजेपी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ थी। अतः अगस्त 2019 में बीजेपी सरकार ने धारा 370 समाप्त करके J&K का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। बीजेपी देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड बनाने के पक्ष में है और धर्मांतरण पर रोक, यानी बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, इसके पक्ष में है। पहले यह पार्टी शहरों और उत्तर भारत तक सीमित थी, लेकिन 1990 के दशक के बाद इसके जनाधार में ग्रामीण क्षेत्र, दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी जुड़े हैं। आज की तारीख में बीजेपी इस 17वीं लोकसभा में 2019 के इलेक्शन की बात करें तो 303 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आई और केंद्र में सत्ता में है और प्रांतों में भी काफ़ी जगह बीजेपी की सरकार है। तीसरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी BSP बसपा। स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में पार्टी की स्थापना हुई थी। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, इन वर्गों को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिलाने और सत्ता में भागीदारी के लिहाज से पार्टी का गठन किया गया था। BSP साहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायंकार और डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है, इनको आदर्श मानती है। यानी इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम किए हैं और इसी दलित वर्ग की राजनीति में भागीदारी के लिए, यानी इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए स्वर्गीय कांसीराम जी द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। यह पार्टी दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। बसपा का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के अलावा भी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में भी पार्टी पर्याप्त वजूद रखती है। BSP की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बन चुकी है। बहन मायावती 4 बार UP की CM रह चुकी हैं और वर्तमान में बसपा की सुप्रीमो हैं। BSP को 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्होंने कमबैक किया है और लोकसभा में 10 सीट जीतकर 9वें स्थान पर है। तो बहुजन समाज पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। अब हम अगली राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बात करें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1917 में रूसी क्रांति के बाद दुनिया के तमाम देशों में साम्यवादी पार्टियों का गठन हुआ। इसी से प्रभावित होकर 1925 में CPI का गठन भारत में हुआ। इसकी विचारधारा की बात करें तो CPI मार्क्सवाद, लेनिनवाद और इनकी साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करती है।
यानी समाज में आर्थिक समानता की पक्षधर है। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में इनकी आस्था है। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी है, अपोज टू सेपरेटिस्ट एंड कम्युनल फोर्सेस। ये इसकी मुख्य विचारधारा है। यह पार्टी मजदूर, किसान और गरीबों की पार्टी मानी जाती है और रूसी क्रांति की तरह सर्वहारा वर्ग की सत्ता चाहती है। सर्वहारा वर्ग यानी किसान मजदूर सत्ता में आए। इसका चुनाव चिन्ह भी हंसिया और गेहूं की बालियां हैं जो किसानों और मजदूरों का सिंबल हैं। सीपीआई का केरल, पश्चिम बंगाल इनमें मुख्य आधार रहा है और इसके अलावा पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में भी ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। और सीपीआई के समर्थन में धीरे धीरे कमी देखी गई है। 2014 के चुनाव में लोकसभा में इसकी केवल 1 सीट थी और 2019 के चुनाव में सीट इसकी बढ़कर के 2 हो गई हैं। फिर भी स्पष्ट है कि सीपीआई के जनाधार में गिरावट आई है। 1964 में सीपीआई में फूट पड़ गई और माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई-एम इससे एक अलग पार्टी बन गई। लेकिन सीपीआई चाहती है कि सभी वामपंथी दल एक गठबंधन यानी वाम मोर्चा लेफ्ट फोरम का हिस्सा बने। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साम्यवादी दलों को वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सदन में वाम पक्ष यानी बाईं और लेफ्ट साइड में बैठते थे, इसलिए इनको वामपंथी कहा गया। अगली राष्ट्रीय पार्टी है सीपीआई-एम, जो इसी सीपीआई से ही विभाजित होकर के 1964 में बनी। तो सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सीपीआई से ही 1964 में विभाजित होकर के अलग पार्टी बन गई। मार्क्सवाद, लेनिनवाद में इनकी आस्था है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की समर्थक है। साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी विचारधारा में विश्वास है। सीपीआई-एम भी मजदूर किसानों की पार्टी मानी जाती है और इनका चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और एक स्टार। तो सीपीआई-एम का पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में मजबूत आधार रहा है। यहाँ यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल और केरल इन साम्यवादी पार्टियों के मुख्य गढ़ रहे हैं। मुख्य जनाधार इन्हीं 2 स्टेट्स में रहा है। पश्चिम बंगाल में 1977 से लेकर के 2000 तक ज्योति बसु लगातार 5 बार सीएम चुने गए। मुख्यमंत्री रहने का उनका एक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन 2018 में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने ज्योति बसु का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सो नाउ पवन चामलिंग बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कंट्री। ताज़ा स्थिति देखें, 2014 के चुनाव में सीपीआई-एम को 9 सीटें मिली थी और 2019 के इस 17वीं लोकसभा चुनावों की बात करें तो इसमें 3 सीट प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है सीपीआई-एम के जनाधार में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। और अगली राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकपा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। एनसीपी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में इसका गठन हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ, आपको पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। 1999 में हुआ ये था कि लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे थे, लेकिन उस वक्त का सबसे ज्वलंत मुद्दा था सोनिया गांधी का भारतीय राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होना या दाखिल होना। इससे कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे, क्योंकि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, इटली की हैं। तो महाराष्ट्र के कद्दावर और महत्वाकांक्षी कांग्रेस नेता शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। इस प्रकार एनसीपी का गठन हुआ और इसकी विचारधारा में विदेशी मूल का मुद्दा शामिल हुआ। इनका मानना है कि सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए ही आरक्षित करना चाहिए, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे ये जो मुख्य पद हैं
इनमें भारतीय मूल का व्यक्ति ही चुना जाना चाहिए। इसके अलावा लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में इनकी आस्था है। संघवाद मतलब फेडरलिज्म में। वर्तमान में इनका मुख्य जनाधार महाराष्ट्र में है। हालांकि बाद में एनसीपी ने कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन में भी ये शामिल रही है और वर्तमान में महाराष्ट्र में भी हम देखें कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर के ये सरकार में है। 2019 के 17वीं लोकसभा में एनसीपी की पोजीशन देखें तो 5 सीटें इन्हें मिली हैं। हालांकि 2014 में इनकी 6 सीटें थी। इनका चुनाव चिन्ह है अलार्म घड़ी। तो इस प्रकार ये 6 राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बारे में हमने बात की। हालांकि ये स्टेटस बदलता रहता है। एज पर लेटेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द टोटल नंबर ऑफ पार्टी रजिस्टर्ड वाज 2598 with 8 national parties, 52 state parties, 2538 अनरजिस्टर्ड पार्टीज। 2019 की 17वीं लोकसभा में हम पार्टी वार सीट्स का ब्यौरा देखें, जो आप स्क्रीन पे लिस्ट देख रहे हैं। ये 2019 के चुनावों की स्थिति है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हुई हैं लोकसभा में। और चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तय करता है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना है और किस पार्टी को प्रांतीय स्तर का। तो वर्तमान में ऐसे 8 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी गई है। एक इसमें जुड़ा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, 1998 में बनी थी। ममता बनर्जी की पार्टी है। कांग्रेस से ही अलग होकर इन्होंने अलग पार्टी बना ली, तृणमूल कांग्रेस। दूसरी बसपा, बीजेपी, CPI, CPIM और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, NCP, ये सारी पार्टियां जो हमने डिस्कस की अभी भी हैं। और इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP, ये भी एक राष्ट्रीय स्तर का दर्जा रखती है। 2013 में इसका गठन हुआ था PA संगमा ने, जो पहले NCP में शामिल थे और बाद में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, वो पार्टी छोड़ दी और फिर 2013 में अलग ये नेशनल पीपल्स पार्टी बना ली, NPP। तो ये भी आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है। तो ये जानकारी थी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में। अब हम प्रांतीय दल, स्टेट पार्टीज़ के बारे में भी देख लें। चुनाव आयोग के क्राइटेरिया के अनुसार वर्तमान में 52 पार्टीज़ जिनका दर्जा है प्रांतीय दल का। ज़्यादातर प्रांतीय दल राज्य विशेष तक की राजनीति में सीमित रहते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों, राष्ट्रीय स्तर की भी विचारधारा रखती हैं। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर इन्हें कुछ स्टेट्स में ही सफलता मिल पाई, इसलिए इनका दर्जा राष्ट्रीय का न होकर के स्टेट पार्टीज़ का है। जैसे समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हैं। कई राज्यों में इनकी इकाइयाँ हैं, लेकिन ये राज्य तक ही सीमित हैं, तो इसका दर्जा प्रांतीय स्तर का ही है। भारत में क्षेत्रीय पार्टियों पर नज़र डालते हैं। इस मैप में आप देख पा रहे हैं काफ़ी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इस मैप में दलों की स्थिति जनवरी 2007 की है। हालांकि इसके बाद भी काफ़ी दल अस्तित्व में आए हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आपकी सरकार है, YSR कांग्रेस जिन्होंने आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई हुई है। लोकसभा के चुनाव में भी इन्हें गजब की सफलता मिली, 22 सीटों के साथ चौथे नंबर की पार्टी है वर्तमान में ये। लेकिन इसका जनाधार केवल आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है, इसलिए इसका दर्जा स्टेट पार्टीज़ का ही है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्या ज़रूरत है उनकी और कितने होने चाहिए, और भारत में राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीतिक दलों के बारे में भी डिटेल से हमने जानकारी ली। कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और कौन सी प्रांतीय राजनीतिक पार्टियां हैं, और वर्तमान में 2019 के चुनावों के आधार पर भी लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है
राजनीतिक दलों के बारे में आपकी जानकारी काफ़ी स्पष्ट हुई होगी। फिर भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।